प्रिय छात्राओं, आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय में संस्कृतिकरण नामक टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण के बारे में हम एक पूर्व में ही व्याख्यान दे चुके हैं। उसमें आपको हम संस्कृतिकरण का अर्थ और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संस्कृतिकरण के आदर्श, संस्कृतिकरण के स्रोत, संस्कृतिकरण के प्रकार्य और अपकार्य के बारे में परिचर्चा करेंगे। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने प्रारंभ में संस्कृतिकरण के ब्राह्मण आदर्श का उल्लेख किया था। कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई और वास्तविकता भी यह है कि संस्कृतिकरण का आदेश सदैव ब्राह्मण नहीं रहे हैं। पीकॉक ने संस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में क्षत्रियों की भी चर्चा की है। एक विद्वान हुए मिल्टन सिंगर, संस्कृतिकरण के एक या दो आदर्श नहीं पाए जाते बल्कि चार नहीं तो कम से कम 3 आदर्श अवश्य मौजूद हैं। अब हम संस्कृतिकरण के स्रोत, कारक और उसकी सहायक दशा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले स्रोतों और कारकों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसमें पहला कारक है राजनीतिक व्यवस्था। संस्कृतिकरण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है। यानी संस्कृतिकरण के एक विशेष स्रोत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है। इस व्यवस्था में नीचे के स्तर पर अनिश्चितता पाई जाती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि क्षत्रिय वर्ण एक ऐसा वर्ण रहा है जिसमें किसी भी किस्म के समूह सम्मिलित हो रहे हैं। इस संबंध में एक प्रमुख विशेषता यह रही कि ऐसे समूह के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। यह वह परिस्थिति है जिसमें संस्कृतिकरण का विशेष रूप से महत्व था। जो भी व्यक्ति राजा या राज्य के प्रधान के रूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए सफल हो सका, उसके लिए क्षत्रिय बनना आवश्यक था, चाहे वे किसी भी जाति का हो। यानी कि क्षत्रिय बनना आवश्यक था, चाहे वे किसी भी जाति का हो। चारण या भाट जाति ऐसे राजा के क्षत्रिय बनने में सहायक होती थी जो उसका संबंध किसी क्षत्रिय वंशावली से जोड़ देती थी। यानी चारण और भाट उसका क्षत्रिय वंशावली से उसको जोड़ देती थी। ऐसे राजा को अपने जीवन का तरीका परंपरागत क्षत्रियों के समान बदलना पड़ता था। जो परंपरागत क्षत्रिय थे उनके समान उसको बदलना पड़ता था। इन्हीं के समान धार्मिक अनुष्ठान भी करने पड़ते थे। ऐसा करने के लिए उसे ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करना होता था। राजा या शासक और उसकी जाति संस्कृतिकरण के प्रभावशाली स्रोत रहे हैं और जातियों के लिए संस्कृतिकृत जीवन पद्धति का एक विशिष्ट प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। अब प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा। इसके अलावा उन्होंने चर्चा किया है कि बड़े नगर, मंदिर और तीर्थ स्थान ये भी संस्कृतिकरण के प्रमुख स्रोत रहे हैं। क्या? बड़े नगर, मंदिर और तीर्थ स्थान भी प्रमुख स्रोत रहे हैं। ऐसे स्थानों पर एकत्रित जनसमुदाय सांस्कृतिक विचारों तथा विश्वासों के प्रचार प्रसार हेतु उचित अवसर उपलब्ध होते रहे हैं। भजन मंडलियाँ, हरि की कथा तथा पुराने व नए सन्यासियों ने संस्कृतिकरण के प्रसार में विशेष योग दिया है। बड़े नगरों में प्रशिक्षित पुजारी, संस्कृत स्कूल व महाविद्यालय, छापे खाने तथा धार्मिक संगठनों ने इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाई है। इसी स्रोत
शोध के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो संचार तथा यातायात के साधन, संचार और यातायात के साधनों ने भी संस्कृतिकरण को देश के विभिन्न भागों तथा विभिन्न समूह में फैलने में योग दिया है। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप यद्यपि निम्न जातियों समूह ने उच्च जातियों की जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विचारों और विश्वासों को अपनाया अवश्य है, परंतु उसके साथ ही इसके फलस्वरूप परंपरागत संस्कृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जो परंपरागत संस्कृति है उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। निम्न जातीय समूहों और उच्च जातियों में सांस्कृतिक धरातल पर कुछ आदान प्रदान भी हुआ है। लघु व दीर्घ परंपराओं को आपस में एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिला है। फलस्वरूप एक ऐसी सरलीकृत और एकीकृत रूप की संस्कृति का विकास हुआ है जो अशिक्षित लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप भी है। अब हम चर्चा करते हैं आर्थिक सुधार। देश के विभिन्न भागों में कई निम्न जातियों ने नवीन आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन तरीके को उच्च जातियों के समान बनाने और द्विज जाति वर्ण समूह में अपने को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। अब एक और महत्वपूर्ण स्रोत है शिक्षा। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार होने पर शिक्षित व्यक्तियों में उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की लालसा जागृत हो गई है। यानी निम्न जातियों के लोगों ने शिक्षा से शिक्षित होकर उनके उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की लालसा उनमें जागृत हो गई है। सामाजिक सुधार आंदोलन। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों की स्थिति सुधारने एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए। आर्य समाज, प्रार्थना समाज और गांधी जी के अछूतोद्धार प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना संस्कृतिकरण किया। तो ये विभिन्न सामाजिक आंदोलन चले हैं, उनसे उनकी जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और अपना संस्कृतिकरण निम्न जाति के लोगों ने किया। नगरीकरण और औद्योगिकरण। भारत में औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। यानी कि भारत में जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए नए बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। बड़े नगरों में जातीय भेदभाव की कमी आई। प्रभु जाति और उच्च जाति का निम्न जातियों पर नियंत्रण भी शिथिल हुआ। यहाँ अपनी असली जाति छुपाकर उच्च जाति में सम्मिलित होना और नया नाम रख लेना भी सरल है। फिर नगरों में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के खान पान, रहन सहन, विश्वास, कर्मकांड व जीवन शैली को अपनाने पर कोई किसी तरह का विरोध नहीं करता। इसके अतिरिक्त जब हम चर्चा करते हैं, हमारा भारतीय संविधान है, नवीन कानून है, तो नवीन संविधान एवं कानून। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में नवीन संविधान अपनाया गया, जिसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग, प्रजाति व जन्म के आधार पर किसी नागरिक के प्रति भेदभाव ना बरतने की बात कही गई। 1995 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ने जातीय छुआछूत का कानूनन समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1995 के अधिनियम द्वारा छुआछूत को कानूनन समाप्त कर दिया है और इसे दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम अंतरजातीय विवाहों को स्वीकृति देता है। इन अधिनियमों ने भी संस्कृतिकरण के लिए निम्न जातियों का प्रोत्साहन दिया है। अब हम संस्कृतिकरण के प्रकार्य की चर्चा करते हैं। संस्कृतिकरण द्वारा भारतीय समाज में किए जाने वाले प्रकार्य मुख्यतः निम्न हैं। अनुकूलन। संस्कृतिकरण करने वाला समूह
अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित दिशा की ओर अग्रसर होता है तथा द्विज जातियों यानी द्विज जातियों या प्रभु जातियों की जीवन पद्धति का अनुसरण कर अपनी संपूर्ण जीवन पद्धति को बदलने का प्रयत्न करता है। मनोवैज्ञानिक तनाव को दूर करना यानी मनोवैज्ञानिक तनाव को भी दूर करना। संस्कृतिकरण में संस्कृतिकरण करने वाला गतिशील समूह जिस उच्च जाति का अनुकरण करता है उसके साथ संपर्क का प्रतिमान अपनाया जाता है। गतिशील समूह उससे परिचित होता है। इस प्रकार से वह मनोवैज्ञानिक तनावों एवं अनिश्चितताओं से दूर करता है। परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि। अब ये कैसे होता है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक रूप से गतिशील समूह अर्थात संस्कृतिकरण करने वाली द्विज या अन्य समूह की परिस्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गतिशील समूह की जातीय संरचना में उच्च स्थान प्राप्त करने की इच्छा को संतुष्टि मिलती है। और चौथा प्रकार्य के रूप में जब हम चर्चा करते हैं सामाजिक विघटन, क्रांति, असंतोष एवं तनाव पर रोक। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति की सामाजिक संस्तरण में ऊंचा उठने की इच्छा यानी ऊंचा उठने की इच्छा को संतुष्टि मिलने से समाज में निम्न जातियों में उत्पन्न होने वाला असंतोष कम हो जाता है। जातियों में परस्पर पाए जाने वाला तनाव दूर होता है और समाज में क्रांति और विघटन की स्थिति नहीं आ पाती। अब हम संस्कृतिकरण के वो पहले तो हमने चर्चा की कि प्रकार्य, अब इसके अपकार्य क्या हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें। संस्कृतिकरण ने जहाँ प्रकार्य हैं वहीं इसके अपकार्य भी हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने विभिन्न जातियों के बीच तनावों और संघर्षों को जन्म दिया है। यानी संस्कृतिकरण ने जो विभिन्न जातियां हैं उनके मध्य में तनावों और संघर्षों को जन्म दिया है। जब कोई निम्न जाति संस्कृतिकरण द्वारा उच्च जाति की जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न करती है, यानी निम्न जाति के लोग उच्च जाति की जीवन पद्धति या जीवन शैली को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे जनेऊ पहनना शुरू करते हैं, तो उच्च जाति के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। एग्जाम्पल दिया है जनेऊ पहनना, और जनेऊ पहनने को उच्च जाति के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। फलस्वरूप अंतर जातीय तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश में नोनिया जाति, रामगढ़ में कल्लर जाति द्वारा संस्कृतिकरण का प्रयास करने पर ऐसा ही हुआ है। आज हम यहीं अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं। धन्यवाद।